Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to the English classes. Today our topic of discussion will be known as subjective case and objective case and what is a direct object and indirect object. इन तीन चार एस्पेक्ट्स पे ऊपर हम रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि एक नाउन जो है जब वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा होता है तो वो सब्जेक्टिव केस किस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है और जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर शो हो रहा होता है यूज हो रहा होता है तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक द नाउन केस. एग्जामिन दीज सेंटेंसेस. जॉन थ्रो अ स्टोन. द हॉर्स किक द बॉल. अब सबसे पहले आप इस फर्स्ट सेंटेंस को देखें और इसमें आप जज करें कि जॉन थ्रो अ स्टोन, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है. क्योंकि जब आपने नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस जो है वो टू पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है. वन पार्ट इज सब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट इज प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट का होता है. सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन. जो परफॉर्मर होता है किसी सेंटेंस में, किसी एक्शन में, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड predicate. फॉर एग्जाम्पल, जॉन थ्रो अ बॉल अ स्टोन. तो यहाँ पर हमने जब जॉन की बात की तो ये काम करने वाला था, ये डूअर था. तो जॉन हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर. और उसके बाद जो हमारे पास, जहां से हमारे पास वर्ब स्टार्ट हो रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वहां से लेकर एंड तक का जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है. अब समटाइम्स स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्रेडिकेट में हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाता है, एडवर्बियल फ्रेज आ जाता है. तो ये तमाम पार्ट जो है ये प्रेडिकेट का हिस्सा होता है. जस्ट आपने ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर वॉज वर्ब होते हैं या मेन वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, वहां से जो हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस का वो हमारा प्रेडिकेट है. और उससे पहले वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस का, आइदर इट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मोर देन टू वर्ड्स, वो हमारे पास सब्जेक्ट ही कहलाता है. अगर वो एक वर्ड पे कंसिस्ट करता हो या एक से ज्यादा वर्ड पे कंसिस्ट करता हो तो हमारे पास सब्जेक्ट होगा. लेकिन जहां से हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट हो जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है. अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम देखते हैं कि इनमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है. In sentence 1, the noun John is the subject. It is the answer to the question who threw a stone. तो John जो है हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये आंसर दे रहा है कि जो पत्थर है वो किसने फेंका है. The group of words threw a stone is the predicate, जो कि मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ. The predicate contains the verb threw. What did John throw? A stone. Stone is the object which John threw. The noun stone is therefore called the ऑब्जेक्ट. अब देखें हम लोग जब हमने सेंटेंस की बात की तो हमने कहा कि जॉन, मैं यहाँ पे लिख के अलग से एलेबोरेट करने की कोशिश करती हूँ. जॉन throws a ball, stone, सॉरी. अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इस पार्ट में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम आइडेंटिफाई करेंगे. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम देखेंगे कि प्रेडिकेट में कौन कौन से उसके पार्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं. अब यहाँ पर देखें जॉन, जब हमने जॉन की बात की तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट. Okay. Okay. This is John. जॉन. अब जॉन के नीचे मैंने एरो लगा दिया. ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट. जॉन के बाद जब हम बात करते हैं कि हमारे पास पार्ट आ जाता है, किस चीज का आ जाता है, थ्रो अ स्टोन. अब इस पूरे पार्ट की जब हम बात करेंगे तो ये पूरा जो हमारे पास पार्ट है ये हमारे पास कहलाएगा, हमारे पास ये कहलाएगा प्रेडिकेट. अब मैं आपको ऐसे एलेबोरेट करने की कोशिश करती हूँ. John throws a stone. Let me take my pencil and I will start. Okay, this is my pencil. You can see this is John.
ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास थ्रोज अ स्टोन, ये सारा हमारे पास प्रेडिकेट है। अब जॉन से हमें पता चल गया कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। अब बात ये है कि प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, जो मेन चीजें होती हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल प्रपोजिशन फ्रेज आ जाता है, एडवर्बियल फ्रेज आ जाता है, तो इस टाइप की चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। लेकिन मेन हमारे पार्ट्स क्या आ जाते हैं उसके, सेंटेंस के सब्जेक्ट होता है जो कि जॉन है, थ्रोज अ स्टोन, थ्रो हमारे पास आ जाता है एक वर्ब, और अ स्टोन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल। In sentence 2, the noun horse is the subject. It is the answer to the subject who kicked the boy. The noun boy is the object. It is the answer to the question whom did the horse kick. अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हॉर्स हमारे पास एक नाउन है और वो हमारे पास यूज कहाँ हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। और इसी तरह से किक द बॉय, किक्ड हमारे पास एक वर्ब है। ये वाली एग्जांपल है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की है। मैं आपको दिखा दूं, ये वाली एग्जांपल हमारे पास है, द हॉर्स किक द बॉय। अब इस सेंटेंस में देखें, द हॉर्स ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और किक द बॉय ये हमारे पास प्रेडिकेट है। अब किक द बॉय में हमारे पास किक्ड हमारे पास वर्ब है, द बॉय जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसमें बॉय ऑब्जेक्ट आ जाता है, द इसमें एज अ डिटर्मिनर यूज हो रहा है। यही चीज आप लोगों को यहाँ नीचे उसकी एग्जांपल जो है दी हुई है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इन सेंटेंस 2, द नाउन हॉर्स इज द सब्जेक्ट, इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु किक द बॉय। The noun boy is a object. It is the answer to the question whom did the horse kick. अब यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है जिसको आपने अच्छे तरीके से माइंड में रख लेना है। When a noun or pronoun is used as a subject of a verb, it is said to be in the nominative case. जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा हो, हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा कि हमने सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास प्रेडिकेट आता है। तो जब कोई नाउन सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा हो तो वो हमारे पास, उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं या सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। When a noun or pronoun is used as an object of a verb, it is said to be in the objective or accusative case. तो हमारे पास जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा हो। अब हम उसी एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं जो हमने अभी ऊपर देखी है। यहाँ पे देखें, द हॉर्स किक द बॉय। अब यहाँ पर हॉर्स ये भी एक नाउन है, और हम जब बॉय की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास एक नाउन की कैटेगरी आ जाती है। लेकिन हॉर्स जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, वर्ब से पहले यूज हुआ है, इसलिए हम इसको नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। लेकिन जो बॉय है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस। नोट, टू फाउंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। जब आपने ये फाइंड आउट करना हो किसी सेंटेंस में, आपको समझ ना आ रही हो कि नॉमिनेटिव कौन सा है, नॉमिनेटिव वर्ड कौन सा है, नॉमिनेटिव नाउन कौन सा है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु और व्हाट का। मतलब हु किक द बॉल, जब आप कहेंगे हु किक द बॉल, हु किक द बॉय, या हु किक द बॉल, हु किक द फुटबॉल। तो जब आप हु के जरिए से सेंटेंस बनाएंगे तो आपको जो उसका आंसर मिलेगा वो आपका नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा, नॉमिनेटिव नाउन कहलाएगा। A noun which comes after a preposition is said to be in the accusative case as the book is on the desk. अब आपने जब आप ऑब्जेक्टिव केस को अपने माइंड में रखना है या पॉजिटिव केस को अपने माइंड में रखना है, तो आपने ये याद रखना है कि एक तो वो वर्ब के बाद आता है और दूसरा प्रपोजिशन फ्रेज के बाद आता है, प्रपोजिशन के बाद आता है। जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है, द बुक इज ऑन द डेस्क। अब ऑन हमारे पास प्रपोजिशन है, द डेस्क में डेस्क जो है हमारे पास, ये हमारे पास एज नाउन है, और यहाँ पर इसका यूज कैसे हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज हुआ है। The noun desk is in the accusative case governed by preposition on. अब यहाँ पे आप पिक्चर में भी ये चीज देख सकते हैं, आपको पिक्चर से भी ये चीज समझ आ गई होगी। Read the following sentences. नीचे sentences दिए गए हैं, इनको आपने देखा है। Harry broke the window. अब यहाँ पर आप देखें कि जो वर्ड है विंडो कैसे यूज हुआ है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। और यही विंडो जो है ये हमारे पास, ये वर्ड यहाँ पर एज अ सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये
हेल्पिंग वर्ब से पहले आ गया। द विंडो वाज ब्रोकन। अब यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में द विंडो जो था ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, और यही विंडो जो वर्ड है नीचे वाले एग्जांपल में सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है क्योंकि ये हमारे पास सेंटेंस का सीक्वेंस होता है। हमने इंग्लिश में एसवीओ को फॉलो करना है, सब्जेक्ट लिखना है होता है, उसके बाद हमने वर्ब लिखना होता है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना होता है। It will be seen that noun in English have the same form of the nominative and accusative case. अब आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो नाउन हम उनको सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब। जो नॉमिनेटिव होते हैं वो वर्ब से पहले आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा, यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, तो ये वर्ब से पहले आया है। एंड द अक्वेजिटिव आफ्टर द वर्ब, और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसको हम अक्वेजिटिव केस भी कहते हैं, तो वो हमारे पास वर्ब के बाद आता है। हिंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और बाय द सेंस। हम इसके ऑर्डर ऑफ वर्ड से हम देखते हैं कि वो जो हमारे पास नाउन है वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है तो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को हम अक्वेजिटिव केस भी कहते हैं। कंपेयर रेमा गेव अ बॉल। अब यहाँ तक हमने इनकी टाइप्स देख ली कि हमारे पास जो नाउन है वो हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा तो नॉमिनेटिव केस होगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा तो वो हमारे पास अक्वेजिटिव केस होगा। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। रेमा गेव अ बॉल, रेमा गेव अ बॉल। अब इसमें देखें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे जज कर सकते हैं, जो कि वर्ब का हमें खुद ब खुद डायरेक्ट मीनिंग दे रहा हो। रेमा ने क्या दिया, गेम बॉल दिया, तो यहाँ पर हमारे पास हम जब ये पूछेंगे कि रामा ने क्या दिया, उसने बॉल दिया, तो उसका जो वर्ब जो हम एक्शन हुआ है उसका आंसर जो हमारा होगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। रामा गेव हैरी अ बॉल, रामा ने हैरी को बॉल दी। जब हम कहेंगे उसने किसको दी, जब हम किसके क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द नाउन बॉल इज ऑब्जेक्ट ऑफ गेव। इन द सेकंड सेंटेंस we are told that Harry was the person to whom Rema gave a ball. The noun Harry is called the indirect object of the verb give. अब आपने ये देखना है कि हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, इसमें आपने जज करना है कि आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए रेमा हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, गेव क्या आ गया, वर्ब आ गया, हैरी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और बॉल भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है हैरी और बॉल, इन दोनों में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब का हमें डायरेक्ट आंसर दे रहा हो। रामा ने क्या दिया, बॉल दी, तो बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। रामा ने किसको दी, हैरी को दी, तो हैरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। द नाउन हैरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द verb gave. The noun ball, the ordinary object, is called the direct object. It will be noticed that the position of indirect objects is immediately after the verb and before the डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, कि ये वर्ब के फौरन बाद आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, तो उसके सेंटर में आएगा, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। रेमा गेव हैरी अ बॉल, रेमा गेव अ बॉल टू हैरी। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू अ फेवर टू मी। आई बॉट रामा अ बॉल, आई बॉट अ बॉल फॉर रामा। फेच द बॉय अ बुक, fetch a boy for the boy, fetch a book for the boy. She made Ruth a new dress, she made a new dress for Ruth. Give me a taxi, give a taxi for me. We see that indirect object of verb denotes the person to whom something is given and or for whom something is done. वही बात जो मैंने आपको कही कि हम देख रहे होते हैं कि वो एक्शन किसके साथ हुआ है, मतलब हम कोई चीज दे रहे हैं तो वो किस तरह से दे रहे हैं। अच्छा ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज रामास अम्ब्रेला। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा पोजेसिव केस का, कि हम पोजेसिव केस कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस एस्पेक्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वाचिंग जी इंग्लिश क्लासेस, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।